हमारे पास एक्सोथर्मिक एक वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर जब दो रिएक्टेंट्स मिक्स हों तो हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, वो हीट रिलीज कहाँ होती है? वो हीट सराउंडिंग में रिलीज होती है, और सराउंडिंग में हमारे पास पानी है, बीकर है, वट एवर देर इज, वो चीजें गर्म हो जाती हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन एक बहुत अच्छा, हमारे पास आग जलाना है, जब हम कोल जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है। हीट कहाँ से मिल रही है? और सराउंडिंग से आ रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसके अंदर हम लोग, एक सेकंड को यार थोड़ा। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली जब रिएक्टेंट्स मिक्स करते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से सराउंडिंग कूल डाउन हो जाती हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं। मूविंग ऑन, आज हम स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शंस। और हमने फिर उसके ग्राफ्स भी देखे थे कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसा होता है कि रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, या प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है। ठीक है, दो ग्राफ्स देखे थे हमने। आज हम स्टार्ट करें रेट ऑफ रिएक्शन और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टार्टिंग विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमारे पास ना दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। हम सबसे पहले फिजिकल चेंज देखते हैं। फिजिकल चेंज क्या चीज़ है भाई? फिजिकल चेंज इज बेसिकली जब आप किसी सब्सटेंस का शेप चेंज कर दो, उसका लुक चेंज कर दो, लेकिन उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहे, या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है पानी को फ्रीज करना। जब मैं पानी को फ्रीज कर रहा हूँ तो वो आइस में बदल गया, ठीक है, वो सॉलिड हो गया, लेकिन अगर मैं उसे दोबारा मेल्ट कर दूं तो दोबारा पानी के स्टेट में आ जाएगा। दिस इज अ फिजिकल चेंज। वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ फिजिकल चेंज, आप बोलोगे अ चेंज दैट ओनली अफेक्ट हाउ अ सब्सटेंस लुक्स और इट्स शेप, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेज सेम एंड इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ सकता है। ठीक है, कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा। ठीक है, अगर पानी को फ्रीज कर रहा हूँ तो मुझे बताओ क्या वो पानी से कुछ और तो नहीं बन गया ना? वो पानी ही रहा। वो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो H2O था। तो H2O में पहले वो लिक्विड था, और जब फ्रीज किया तो H2O में ही सॉलिड हो गया। ठीक है, क्या वो कोई नया कंपाउंड बना है? नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ। हमारे पास एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल्स है मेल्टिंग आइस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिसॉल्विंग शुगर। शुगर या सॉल्ट इन वाटर, मतलब किसी चीज का मिक्सचर बनाना। मिक्सचर, आई होप आप लोग समझ रहे हो मिक्सचर क्या चीज है। बेसिकली समझो, मैंने ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास के अंदर मैंने एक चम्मच चीनी डाल दी। मुझे बताओ, क्या मैंने उस चीनी को मिक्स कर दिया? ये एक मिक्सिंग, एक फिजिकल चेंज है। क्या मैं इसे ओरिजिनल स्टेट पे वापस ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। मैं अगर सारा पानी एवेपोरेट कर दूं तो मेरे पास शुगर बच जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। ठीक है अगर मैं, एक और तरीका क्या है, मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली, थोड़ा सॉल्ट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। दिस इज ऑल्सो मिक्सिंग टू टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, हुआ क्या, इन सारी उसमें जो हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अगर मैं H2O लिया तो H2O की ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन रही, वो H2O ही रहा। ठीक है, अगर मैंने शुगर को डिसॉल्व किया पानी के अंदर तो पानी और शुगर अलग अलग अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज सस्टेन करके रखी उन्होंने। ठीक है, तो सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल आइडेंटिटीज, ये बात इसकी बहुत जरूरी है फिजिकल चेंज में, कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें बहुत, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग ना इग्नोर कर देते हैं, समझते नहीं कि इतना नेसेसरी है, लेकिन हम ये बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए। फिजिकल चेंजेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओरिजिनल केमिकल प्रॉपर्टी उनकी, और साथ साथ सब जो भी है वो स्टेट चेंज वापस बैक हो सकता है, यानी रिवर्सिबल है। फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब कि मैं उनको अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस ला सकता हूँ। अगर मैंने आपको आइस की एग्जांपल दी, कि जैसे सपोज करो मैंने आइस को मेल्ट कर दिया और पानी में बदल दिया, क्या मैं उस पानी को दोबारा आइस में लेकर जा सकता हूँ? बिल्कुल लेकर जा सकता हूँ, मैं उसे दोबारा फ्रीज कर दूँ। ठीक है, सो बेसिकली आप उनको रिवर्स कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मेरे पास आइस की ये है, कि देखो, यहाँ को आइस को मेल्ट किया मैंने, आइस को मेल्ट किया तो पानी में बदल गई, और फिर उसे मैं दोबारा फ्रीज कर दिया। अच्छा, ये वाला जो साइन है ना, ये रिवर्सिबल का साइन होता है बेसिकली। वन एरो लाइक दिस एंड वन एरो लाइक दिस, मतलब कि दोनों चीजें इंटरचेंजेबल हैं। आप इस स्टेट में भी जा सकते हो और आप इस स्टेट में भी जा सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे ही इसी चैप्टर में पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस भी। ठीक है, नाउ आइस कैन बी मेल्टेड टू मेक वाटर एंड वाटर कैन बी फ्रोजन टू मेक आइस। ये हमने एक एग्जांपल देख ली। हमारे आसपास बहुत सारी फिजिकल चेंजेस हैं जिसमें हम देखते हैं मेल्टिंग एक फिजिकल चेंज है, यानी सॉलिड से लिक्विड जाना। बॉइलिंग एक फिजिकल चेंज है, यानी लिक्विड से गैस जाना। कंडेंसेशन एक फिजिकल चेंज है जिसमें क्या होता था, गैस टू लिक्विड आते थे। ठीक है, इवेपोरेशन लिक्विड टू गैस जाना। सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस जाना। ठीक है, डिसॉल्विंग किसी चीज को डिसॉल्व करना। कटिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, मिक्सिंग, एवरीथिंग इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है,
सब अच्छा, अब हमारे पास दो बहुत जरूरी चीजें जो हमें समझनी है। ठीक है, दो मेन वेज ऑफ सेपरेटिंग अ फिजिकल चेंज, मतलब रिवर्सिंग अ फिजिकल चेंज, काइंड ऑफ रिवर्सिंग। ठीक है, अब देखो, सपोज करो मैंने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने डाली मट्टी। एक चमचा बाहर से मैं गया, सैंड उठाई, मैंने उस पानी में डाल दिया, मिक्स कर दिया उसे। ठीक है, मैंने उसे मिक्स कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वापस उनको अलग कर लूँ, मट्टी को अलग और पानी को अलग। अब मैं क्या करूँ भाई? अच्छा, अब हमारे पास एक सीखना है हमारे पास, ये ना, ये P4 में आता है। P4 कौन सा? जो ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल है, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिल्टरेशन सीखो। फिल्टरेशन क्या है? बेसिकली हमारे पास तीन मेन चीजें हैं फिल्टरेशन में। सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए यूज होता है। समझो, हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स हैं फिल्टर के। ठीक है, एक है बीकर। ठीक है, ये बीकर है जिसके अंदर हम सब्सटेंस को क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास होता है कोन। ये आप इसे कहते हो फिल्टर कोन। ठीक है, आप इसे यूज करते हो। फिल्टर फनल भी कहते हो आप इसे, बेसिकली फिल्टर फनल कहते हो। ये चीज फिल्टर फनल है। ठीक है, दिस थिंग इज फिल्टर फनल। और फिर हमारे पास एक फिल्टर पेपर। करते क्या है कि समझो, मेरे पास अगर ये फिल्टर पेपर, फिल्टर फनल है। ठीक है, आई होप आप सबने फनल देखा हुआ होगा। ठीक है, दिस इज अ फिल्टर फनल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर ना रखता हूँ फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर कुछ इस टाइप की कोन होती है, ये जो बनी हुई है ना, ये फिल्टर पेपर है, ये जो येलो येलो कलर का है। ठीक है, इसके ऊपर मैं फिल्टर फनल के ऊपर फिल्टर पेपर रखता हूँ। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आपने भूलना नहीं है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। फिल्टर पेपर और फिल्टर फनल। फिल्टर पेपर कैंसर एक पेपर होता है, बेसिकली एक सिंपल पेपर होता है, उसे ना मैं कोन में चेंज करता हूँ उसे बेसिकली। कुछ पढ़ा हुआ नहीं है यार यहाँ पे। सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पेपर को कोन बना दिया। ठीक है, ये मेरा फिल्टर पेपर है, और ये समझो ये मेरी कोन है, तो मैं इसे ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं जो अपना सामान डालता हूँ इसके ऊपर से डालता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, दिस इज अ पेपर। फिल्टर पेपर ऐसा ही होता है, बस थोड़ा छोटा होता है। मैं उसको कोन में चेंज करता हूँ। ठीक है, ऐसे कोन बनाता हूँ उसकी, और फिर उसको फिल्टर फनल के अंदर रखता हूँ। सपोज करें मेरा फिल्टर फनल है। ठीक है, मैंने इसके इसके अंदर रख दिया। अब क्या होगा, जो मेरा सब्सटेंस होगा ना, वो जो लिक्विड होगा वो इसके नीचे से, इसकी टिप के नीचे से गिर जाएगा, और जितना सॉलिड सब्सटेंस होगा वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है ना? अब समझो कि जो सॉलिड सब्सटेंस ऊपर रह गया, मेरे पास ये पानी और मिट्टी का मिक्सचर है। ठीक है, ये पानी है और इसके अंदर ये मट्टी के वो हैं। ठीक है, पार्टिकल्स हैं। अब क्या हुआ, जो पानी होगा वो नीचे गिर जाएगा, पानी सारा नीचे जमा हो जाएगा, और जो मट्टी के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। अब एक बात याद रखो, आपको कुछ नाम याद करना है। जो चीज ऊपर रह जाएगी उसे कहते हैं रेसिड्यू। ठीक है, जो ये मट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो जो ऊपर रह जाएंगे यहाँ पे, ये कहेंगे रेसिड्यू। ठीक है, फिर हमारे पास जो चीज नीचे निकल जाएगी उसे कहेंगे फिल्टरेट। ये दो नाम याद करना है, रेसिड्यू और फिल्टरेट। रेसिड्यू कौन सा है? जो सॉलिड सब्सटेंस ऊपर रह गया। फिल्ट्रेट कौन सा है? जो पानी पानी था या जो भी लिक्विड था जो नीचे आ गया, जो कॉनिकल फ्लास्क में जमा हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ फिल्टरेशन करनी है किसी चीज की, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए एक फिल्टर फनल, एक चाहिए फिल्टर पेपर, एक चाहिए बीकर। ठीक है, फिल्टर फनल के ऊपर मैं रखूंगा फिल्टर पेपर को। ठीक है, और इस इन दोनों को रखूंगा बीकर के ऊपर। ठीक है, आप बीकर रखो, कॉनिकल फ्लास्क यूज करो, कोई भी यूज कर लो, ऑनेस्टली मर्जी है। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क ज्यादा यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ऊपर से अपना जो भी मिक्सचर होगा वो डालोगे। जो पानी नीचे गिर जाएगा, जो कॉनिकल फ्लास्क में जमा हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फिल्टरेट। जो चीज ऊपर रह जाएगी, जो सॉलिड ऊपर रह जाएगा, उसे कहा जाएगा रेजिड्यू। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट वे टू सेपरेट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? बेसिकली दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको ये पूरा और समझो ये क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ना लिक्विड, बेसिकली ये यूज होता है दो लिक्विड्स को चेंज करने के लिए, दो लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए। सपोज करो मेरे पास पानी है और एथेनॉल ले लो। ठीक है, एथेनॉल आप सबको पता है अल्कोहल होता है। ठीक है, सपोज कर मेरे पास पानी और एथेनॉल का एक मिक्सचर है। अब मैं चाहता हूँ मैं एथेनॉल को अलग कर लूँ, पानी को अलग कर लूँ। क्या करूँ भाई इसके लिए? इसके लिए हम ये डिस्टिलेशन apparatus यूज करते हैं। देखो, अभी बस सेटअप समझो, यूज कैसे होता है बाद में समझाऊंगा। ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क लगी है। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर हम डालेंगे लिक्विड। ठीक है, नीचे होता है बर्नर। बर्नर को आप कहते हो बंसन बर्नर। ठीक है, बंसन बर्नर, BUNSEN, बंसन बर्नर। नीचे बर्नर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाते हो जिससे आप बेसिकली सारा वो लेते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो। ठीक है, जो अंदर लिक्विड का जो गैस आ रही है ना, ऊपर जो गैस जमा हो रही है, उसका टेम्परेचर आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा अंदर का, फिर उसके बाद यहाँ से ना क्या होता है, ये जो गैस होती है
मैंने अगर इसको बॉईल किया इसको, तो ये बॉईल होके कहाँ जाएगा, यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरफ आ जाएगी, ये गैस इस तरफ आएगी, ये गैस के फ्यूम्स ट्रेवल करके इधर आएंगे। अब क्या होगा, जब वो फ्यूम्स इधर आ जाएंगे, एंटर होंगे, तो यहाँ पे ना हमारे पास ये जो चीज है ब्लू कलर की, इसे कहते हैं कंडेंसर, ठीक है। ये कंडेंसर क्या करता है, इसके अंदर ना ठंडा पानी जा रहा होता है। बेसिकली मैं यहाँ से एक पानी का ट्यूब लगाता हूँ, पानी का होज लगाता हूँ, जिससे मैं पानी का फ्लो अंदर डालता हूँ। वो पानी क्या करता है, वो पानी ना इस कंडेंसर के अंदर घूमता रहता है, और वो ठंडा पानी होता है। उससे क्या होता है, जो मेरे पास एक गैस गरम गरम आई होती है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है। वो क्या होना शुरू हो जाती है, कंडेंसेशन। आप सबको पता है कौन सा प्रोसेस होता है, जब हम गैस टू लिक्विड जाते हैं, गैस से जब मैं लिक्विड जाता हूँ, तो क्या होती है, कंडेंसेशन होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो गैस के फ्यूम्स थे वो आए, और जब वो ठंडे पानी के साथ, अब देखो ठंडे पानी के साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये ठंडा पानी जो होगा इस एपेरेटस को भी ठंडा कर देगा, इसकी जो वॉल्स होंगी, ये जो वॉल्स होंगी, इन वॉल्स को ठंडा कर देगा, ठीक है। ये वॉल्स जब कोल्ड हो जाएंगे, तो सारी गैस जो होगी वो दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, और कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में बदल जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब गैस लिक्विड में बदली, तो अब हम यहाँ से लिक्विड कलेक्ट करेंगे, और वो लिक्विड एक और जगह जमा हो जाएगा, ठीक है, एक और फ्लास्क में जमा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसे हम कहेंगे, अब apparatus सुनो, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, बंसन बर्नर, ठीक है, बंसन बर्नर, राउंड बॉटम फ्लास्क, कंडेंसर, ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क। और यहाँ क्या है, यहाँ थर्मोमीटर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चीज कहाँ से है, या क्या, अब ये भी याद रखना है, पानी यहाँ से एंटर हो रहा है, आगे वाले फनल से पानी एंटर हो रहा है, और पीछे से निकल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से एंटर होगा पानी, और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर ऐसे क्या करता है, ये डायग्राम दे देगा और चीजें मिटा देगा, और आपसे पूछेगा कि क्या चीज कहाँ से आ रही है। आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है। कोल्ड वाटर क्यों जा रहा है अंदर, ताकि वो गैस को कंडेंस कर सके, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो हुआ क्या, सपोज करो मेरे पास ना एक लिक्विड है, एक मिक्सचर है लिक्विड का, जिसके अंदर एथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, एथेनॉल और पानी का मिक्सचर है। अब क्या हुआ, पानी जो है ना, पानी बॉईल होता है 100 सेल्सियस पे, याद रखना। पानी कितने कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, 100 सेल्सियस पे। एथेनॉल बॉईल होता है 78 सेल्सियस पे, यानी 78 100 से कम है, तो मतलब एथेनॉल ज्यादा जल्दी बॉईल हो जाएगा कंपेयर टू वाटर, है ना। एथेनॉल ज्यादा जल्दी बॉईल हो जाएगा कंपेयर टू वाटर, एम आई राइट, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने क्या किया, अब मेरे पास ना यहाँ मिक्सचर है, एथेनॉल प्लस वाटर का, ठीक है, वाटर। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो एथेनॉल, अब जैसे यहाँ पे ये टेम्परेचर यहाँ पे आएगा 78, सपोज करो यहाँ पे 78 रीडिंग आ रही है, जैसे 78 सेल्सियस आएगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि 78 पे क्या हो रहा है, एथेनॉल बॉईल होना शुरू हो गया। एथेनॉल क्या होना शुरू हुआ, बॉईल होना शुरू हो गया। बॉईल होके वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और वो यहाँ पे आना शुरू हो गया, ठीक है। और वो यहाँ से फिर मेरे पास लिक्विड जमा होना शुरू हो गया। अब मुझे पता है जो मेरे पास यहाँ लिक्विड जमा हो रहा है ना, मेरे पास जो यहाँ पे लिक्विड जमा हो रहा है, वो सारा क्या है, वो सारा एथेनॉल है। क्यों, पानी क्यों नहीं है भाई, पानी क्यों नहीं है बताओ। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि पानी तो 100 पे बॉईल होता है, ठीक है। अगर पानी बॉईल ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे पानी के फ्यूम्स कैसे आएंगे, नहीं आ सकते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल के फ्यूम्स उड़ के आएंगे, ठीक है। वो एथेनॉल यहाँ पे आया, कंडेंस हुआ, और फाइनली जब यहाँ से 78 से टेम्परेचर बढ़ते 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 चला गया, 99 पे आ गया, चलो, तो अब मुझे पता चल जाएगा यहाँ तक, 99 तक आने से पहले पहले मेरे पास यहाँ पे ना फ्यूम्स आना खत्म हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉज आ जाएगा। तो अब जो इस जगह पे रह जाएगा, यहाँ पे जो लिक्विड रह जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, और जो यहाँ जमा हो जाएगा वो सारा क्या होगा, वो सारा मेरा एथेनॉल होगा, ठीक है। और 100 पे फिर वो दोबारा पानी भी बॉईल होना शुरू हो जाएगा, तो हम 100 से पहले पहले इसको हटा लेंगे, ठीक है। समझो 78 80 पे बॉइलिंग जो हो रही होगी ना, वो एथेनॉल बॉईल हो रहा होगा, उस टाइम पानी बॉईल नहीं होगा, तो सारा का सारा एथेनॉल इधर जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर का एक पॉज आ जाएगा, तो क्या होगा उस टाइम यहाँ पे इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर गैस नहीं आ रही, तो मतलब मुझे पता चल गया कि अभी मेरे पास एथेनॉल सारा खत्म हो गया इस फ्लास्क के अंदर, और सारा का सारा एथेनॉल इधर जमा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर बचा, ठीक है। क्लियर हुआ, आपको इसके स्टेप्स आने चाहिए। सबसे पहले क्या क्या, मिक्सचर इज हीटेड द सब्सटेंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट बॉइल्स फर्स्ट एंड टर्न्स इनटू अ गैस, ठीक है, वो वेपर में बता जाता है। द वेपर्स देन ट्रेवल इनटू अ कंडेंसर वेयर इट इज कूल्ड एंड टर्न्स बैक इनटू अ लिक्विड, इट इज कलेक्टेड इनटू अ सेपरेट बीकर या सेपरेट फ्लास्क, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। फिजिकल में यही है। हमारे पास और भी बहुत मीन्स ऑफ फिजिकल चेंज है, जिसके अंदर सिफ्टिंग है, सीविंग है, लेकिन दो मेन जो आपको आने चाहिए वो ये हैं, फिल्टरेशन और डिस्टिलेशन, ठीक है, क्योंकि पेपर 4 में इनके बारे में बहुत पूछा जाता है ना। मूविंग ऑन, अब हम बढ़ रहे हैं केमिकल चेंज की तरफ, ठीक है। व्हाट द हेल इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ये है भाई, जब हमारे पास कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, ठीक है,
अब तक मेरे पास फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, पुराना सब्सटेंस ही अपनी स्टेट चेंज कर रहा था, शेप चेंज कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन वो ओरिजिनल केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कुछ नया फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल लो भाई, अगर मैं लेता हूँ CaCl3, लाइमस्टोन कैसे है, ठीक है, इसमें डालू मैं HCl, ठीक है, तो मेरे पास बन रहा है CaCl2, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। अब इसमें क्या हुआ, देखो एक बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ये ये क्या था, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, CaCO3 लाइमस्टोन कहते हैं, और ये बना कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अब जो ये नया सब्सटेंस होगा ना, इसकी अपनी ओरिजिनल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी अपनी अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इससे रिलेटेड नहीं होंगी, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बर्निंग वुड या कोल को बर्न किया, ठीक है, मैंने कार्बन को बर्न किया, कार्बन प्लस कार्बन को जब मैंने बर्न किया तो मेरे पास इक्वेशन बनती है ये, कार्बन प्लस O2 मेरे पास बनाता है CO2। अब देखो मुझे बताओ, क्या कार्बन एक अलग है, O2 अलग है, और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बिल्कुल नया सब्सटेंस, नहीं बिल्कुल नया सब्सटेंस बन रहा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ कार्बन से मिलती हुई हैं? नहीं, कार्बन मेरे पास सॉलिड था, बिल्कुल अलग चीज थी, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और केमिकल चेंज आता है रस्टिंग का। रस्टिंग क्या होता है भाई, जंग लगना। जंग जो हमारे पास अक्सर कील वगैरह पे जंग लग जाता है ना, आपने देखा होगा, वो ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है, आयरन जो होता है ब्राउन कलर का हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो उस लेयर को कहते हैं रस्ट, ठीक है, रस्ट, RUST। रस्ट क्या है, बेसिकली आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, ठीक है, एक ऑरेंज कलर की लेयर आ जाती है, जंग जैसे कहते हैं हम लोग। उसमें होता क्या है, बेसिकली आयरन ना ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है, और बनता क्या है, आयरन 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 ऑक्साइड हाइड्रेटेड बनता है, ठीक है, वो हाइड्रेटेड अभी छोड़ दो फॉर नाउ। अभी बस आप ये समझो कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और बनाते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, दो चीजों ने रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस बनाया जो कि था आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये जो आयरन ऑक्साइड है, इसकी इसकी ना आयरन से कोई रिलेटेड प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन से कोई रिलेटेड प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नया सब्सटेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबसे आसान एग्जांपल जो आप लोग खुद देख सकते हो, वो क्या है, घर पे जाओ, हमारे घर के अंदर विनेगर पड़ा होता है, ठीक है, व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर लो और थोड़ा सा बेकिंग सोडा लो। मेरे ख्याल से तो हर बच्चे ने क्लास 3 4 में किया होता है, जो एक वॉल्केनो का वो होता है ना प्रोजेक्ट, वॉल्केनो इरप्शन। आपने सारा क्या कहते हैं, विनेगर एक जगह डालते हो, फिर उसके अंदर से बेकिंग सोडा डालते हो, तो बहुत सारी एक वो निकलती है, गैस निकलती है, और वो पूरा इरप्ट होके बाहर आता है, ठीक है। तो क्या होता है मैंने जब विनेगर और बेकिंग सोडा को आपस में रिएक्ट किया ना, तो मेरे पास CO2 फॉर्म होती है, ठीक है। अ, हमारे पास, चलो विनेगर अभी छोड़ दो, कार्ब उसमें आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा तो ज्यादा समझाऊंगा। खैर एनीवेज, अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि भाई जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और उस नए सब्सटेंस की कोई अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, और पिछले वाले सब्सटेंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, दैट इज अ केमिकल चेंज। इन केमिकल रिएक्शंस न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स, ठीक है। अनलाइक फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते थे, ठीक है, केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दे इन्वॉल्व अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज से थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि फिजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब केमिकल चेंजेस दो टाइप के होते हैं, या तो एक्सोथर्मिक होते हैं या तो एंडोथर्मिक होते हैं। अच्छा, ये वाली चीज सिर्फ समझाने के लिए यूजुअली कभी एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन साइंस दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हमारे पास कोई सॉलिड प्रोड्यूस हो जाएगा बेसिकली। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होती है वो वाली हैलाइड आयंस की। हमारे पास जो ग्रुप 7 है ना, उसके अंदर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह जो है, हम वो लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके टेस्ट में ना हमारे पास एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, बेसिकली सॉलिड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्रीम पीपीटी है, या वाइट प्रेसिपिटेट है, ब्राउन प्रेसिपिटेट है, ठीक है, डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ये प्रेसिपिटेट सॉलिड के होते हैं, ठीक है, जब हम कोई लिक्विड्स डालते हैं इनके अंदर तो एक सॉलिड बनता है। ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। कोई गैस प्रोड्यूस होगी, सपोज करो, ये वाली एग्जांपल लो,
चलो अभी मैं गैस के एग्जांपल्स आगे जाके दिखाता हूँ। खैर एनीवेज, हमारे पास ना कुछ एसिड बेसिस एंड फॉर्म सॉल्ट्स में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जब गैस प्रोड्यूस होती है तो ना उसके अंदर बबलिंग या फिजिंग होती है, ठीक है, बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो गैस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर चेंज हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्डर, या कोई नई खुशबू आ सकती है। ठीक है, अब हमारे पास इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, वो याद कर लो, बहुत बेटर है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के डिफरेंसेस हैं। फिजिकल चेंजेस क्या है? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, यूजुअली रिवर्सिबल। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। ठीक है, रिवर्सिबल है फिजिकल चेंज, ये इरिवर्सिबल है केमिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग। ठीक है, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता और इसके अंदर एनर्जी चेंज भी हो रहा है। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल्स देखी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई खास ऐसी बात थी नहीं। ठीक है, बहुत बच्चे वाला टॉपिक था। अब हम असल टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मुझे जरा 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। ओके, मेरा पेन। अच्छा, अब हम स्टार्ट करें रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ना रेट का वर्ड समझो। रेट का मतलब क्या है? रेट इज बेसिकली कोई भी चीज, हम मैंने आप लोगों को फिजिक्स में बताई थी, जब हम किसी को टाइम से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि क्या चीज कितनी देर में हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक गाड़ी ट्रेवल करी है 2 किलोमीटर पर आवर पे और एक गाड़ी ट्रेवल करी है 5 किलोमीटर पर आवर पे, तो ज्यादा जल्दी कौन सी है? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली 5 किलोमीटर पर आवर की। इसका मतलब क्या है? कि एक गाड़ी 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर रही है। ठीक है, और जो दूसरी गाड़ी थी वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर कर रही है। ठीक है, तो रेट का मतलब क्या हुआ? 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 2 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। और 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? कि 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले समझो कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो या तो स्लो होता है, या तो वो हल्का स्लो होता है, तो बहुत तेज होता है। ठीक है, अगर स्लो रिएक्शन की बात करूं तो आप जंग लगने की एग्जाम्पल देख लो। आपके पास घर में आप लोग हर जगह कोई ना कोई जंग लगा होगा किसी चीज पे। ठीक है, तो देखो वो ऐसा तो नहीं हो ना कि फौरन ही जंग लग गया। अक्सर महीने और साल लग जाते हैं चीज को जंग लगते हुए। ठीक है, बहुत आहिस्ता 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 जंग लग रहा है किस चीज पे, वो रस्ट हो रही है। ठीक है, मॉडरेट स्लो रिएक्शन क्या है बेसिकली? आप एग्जाम्पल लो इसकी, कॉन्क्रीट सेटिंग जो मैंने लिखा है ना, अगर किसी आप लोगों को पता हो, हम लोग ना सीमेंट वगैरह का जो मिक्सचर होता है, बल्कि ले लो सीमेंट का मिक्सचर होता है ना, जब उसे हम करते हैं तो वो सीमेंट का मिक्सचर पहले बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। ठीक है, फिर वो हार्ड हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा आहिस्ता भी नहीं होता, 1 दिन के अंदर अंदर हार्ड हो जाता है वो। ठीक है, तो थोड़ा स्लो रिएक्शन, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो नहीं है। फास्ट रिएक्शन क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मैंने दो लिक्विड्स को मिलाया और सॉलिड बन गया। ठीक है, और गैस प्रोडक्शन बहुत जल्दी होगी किसी चीज की। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के फास्ट रिएक्शन है हमारे पास। अब रेट क्या है? रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो समथिंग इज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को हम यूज कैसे देखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब आपको मसला चेंज इतना कोई वो नहीं करना, डरना नहीं है कि कैसे यूज हो रही है, इसकी ज्यादातर कोई कैलकुलेशन आती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है कितनी देर में। ठीक है, अगर मेरे पास 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, गैस, और वो मैंने उसे पानी के अंदर डाइल्यूट किया हुआ है उसे। ठीक है, तो कितनी देर में कितना चेंज आ रहा है उसके अंदर? वही वाली बात हो गई वो गाड़ी वाली एग्जाम्पल, कि 1 घंटे में कितना चेंज आ रहा है, 1 मिनट में कितना चेंज आ रहा है उसमें। ठीक है, अब देखो मेरे पास अगर यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई दो रिएक्टेंट्स मिले और एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट जो होगा वो मिक्स होकर कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यही होगा ना? अगर मैं किन्हीं किसी दो चीजों को मिलाता हूँ तो क्या होगा? एग्जाम्पल लो, Zn और H2SO4 को मैं मिला रहा हूँ। Zn क्या है? जिंक है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, मैंने इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को क्या किया? मिक्स किया, तो मेरे पास क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, अब क्या होगा? हर अगर मैं देखूं इस रिएक्शन को, तो थोड़ी देर में जिंक की क्वांटिटी और सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी और इनकी क्वांटिटीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी, यही होगा ना? ये तो मतलब जाहिर सी बात है, यही होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, इसकी एग्जांपल ये लो कि मेरे पास ये बीकर है। ठीक है, ये बीकर है मेरे पास, ये वाला बीकर है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला जिंक, ये जिंक है मेरे पास, ये वाला जिंक है। ठीक है, और ये यहाँ जो लिक्विड है पूरा, ये जो पूरा लिक्विड है, ये लिक्विड है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, जब मैं जिंक को इसके अंदर डालूंगा ना, तो मैं देखूंगा कि इसके अंदर बबलिंग शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? बबल्स फॉर्म होना शुरू हो गए, छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होना शुरू हो गए, छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होना शुरू हो गए। तो मुझे पता चल रहा है कि भाई हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है इसके अंदर। ठीक है, मुझे क्या पता चल रहा है? कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे मुझे बताओ कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भाई जो ये जिंक है, जिंक जो है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा ना, ये जिंक डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। हम देखने में हमें क्या लगेगा कि जिंक डिजोल्व हो रहा है, जबकि वो जिंक सल्फेट बन रहा है वो छोड़ दो। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, और जो जिंक है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। ठीक है, जिंक क्या होना शुरू हो गया? डिसअपियर, और बबल्स फॉर्म होना शुरू हो गए। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन पूछे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अभी हम आगे जाके ना बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हमें पता चलेगा कि भाई कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, या ये हो रहा है, जो अंदर इनर केमिस्ट्री क्या हो रही है हमें वो पता चलेगी। लेकिन अगर कभी भी आपसे एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन का वर्ड पूछे ना, तो आपने बताना है कि आपको दिख क्या रहा है, कि मुझे क्या दिख रहा है। मुझे छोड़ दो, रिगार्डलेस के कंसंट्रेशन कम हो रही है, बढ़ रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बढ़ रहा है, लीव ऑल ऑफ दैट। आपको दिख क्या रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि भाई बबल फॉर्म हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि जिंक डिसअपियर हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखना दिख क्या रहा है, आप जब वो बताओगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन में काउंट होगी। ठीक है, जब हम इसके पास पेपर्स करेंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा एक दो। तो ऑब्जर्वेशन में आप कभी भी वो चीज नहीं लिख सकते कि भाई कंसंट्रेशन कम हो रही है, या वॉल्यूम बढ़ रहा है, या वॉल्यूम कम हो रहा है, ये सब नहीं लिखना। आपने क्या बताना है कि आपको दिख क्या रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, अब ना इसकी एग्जाम्पल क्या करते हैं, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, Zn प्लस H2SO4 बना क्या रहा है? ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस। ये ना अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे देखना है कि भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब कितना जल्दी ये रिएक्शन हो रहा है, कितनी देर में ये रिएक्शन हो रहा है, तो मैं बताऊं क्या करता हूँ, मैं इसको हाइड्रोजन गैस कितनी फॉर्म हो रही है उससे चेक करता हूँ। ठीक है, अगर कभी भी हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसके अंदर गैस फॉर्म हो रही है, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, कभी कभी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, टाइम करता हूँ कि कितनी देर में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब उसके लिए ना हम यूज करते हैं ये चीज है गैस सिरिंज। मैं इसका जरा यूज दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने इसकी एक वो की भी है। Stop share, start share, share screen, show master। अच्छा, देखो, पहले ये देखो सर जल्दी से। A gas syringe is, as the name suggests, a particular type of syringe. It is specially designed to have a very low friction in the barrel, low enough so that the plunger can easily be pushed out by the very slightest pressure of any gas. We can use this to follow the rate of a reaction that produces gases, in this case magnesium ribbon with hydrochloric acid, to produce. We can use this. अच्छा, अब देखो इसके अंदर ना, अच्छा देखो, एयर ने इसके अंदर डाला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डाला किसके अंदर? HCl के अंदर, HCl के अंदर मैंने डाला मैग्नीशियम। तो क्या फॉर्म होगा मेरे पास? MgCl फॉर्म होगा, MgCl, और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, हम क्या करेंगे, हम एक टाइमर लगाएंगे। ठीक है, हम एक टाइमर लगाएंगे, और उस टाइमर से हम नोट करेंगे कि कितनी देर में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। अब होगा क्या कि जैसी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी ना, वो ऊपर रिलीज होगी। ठीक है, ऊपर यहाँ से सब कुछ बंद हुआ है, तो क्या होगी, वो इधर से यहाँ आना शुरू हो जाएगी। वो यहाँ आके ना इस जगह पे आएगी, इस जगह पे रिलीज होना शुरू होगी। अब क्या होगा, जितनी गैस फॉर्म होगी ना, उतना ये सिरिंज पीछे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे क्या होगा, सिरिंज स्टॉप हो जाएगा, पीछे नहीं होगा। और यहाँ पे जो रीडिंग आएगी मेरे पास, वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली मेरे पास हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा, कि कितनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, आप इसका यूज देखो कैसे पीछे हो रही है। हाउ डू स्टॉप एनोटेटिंग?
to follow the rate of a देखो reaction that ये गैस produces पीछे हो रही है, gases. In this case, magnesium ribbon with hydrochloric acid to produce hydrogen. ठीक है। अब देखो 9 सेकंड में 40 सेंटीमीटर क्यूब की गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये कैसे सिरिंज पीछे हो रहा है, आई होप समझ आ रही हो, क्लियर हो। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई, ये वाली गैस प्रोड्यूस हुई, ये गैस प्रोड्यूस होकर यहाँ जमा होना शुरू हो गई, यहाँ जमा होना शुरू हो गई। ठीक है, और जितनी वो स्पेस ले रही है, मैंने टाइम कर लिया कि भाई 9 सेकंड में उसका 40 सेंटीमीटर क्यूब उसने जगह ली है। ठीक है, समझ आ रही है। 9 सेकंड्स में उसने 40 सेंटीमीटर क्यूब जगह ली है। ठीक है, तो मैं इससे टाइम करता हूँ कि मुझे क्या रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। अगर यही रिएक्शन ज्यादा जल्दी हो रहा होता तो होता कि 40 सेंटीमीटर गैस तो सेम फॉर्म होती, 40 सेंटीमीटर क्यूब भी फॉर्म होती, लेकिन वो 9 सेकंड की बजाय वो 5 सेकंड के अंदर हो जाती, वो 4 सेकंड के अंदर हो जाती। इसका मतलब क्या था कि रिएक्शन मेरा बहुत फास्ट है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा स्लो है, यानी 9 सेकंड के अंदर सिर्फ इतनी 40 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हुई है। अगर रिएक्शन फास्ट होता तो क्या होता, 5 सेकंड के अंदर 40 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हो जाती। ठीक है, समझ आ रही है। आप लोग गैस सिरिंज यूज समझ आया कैसे गैस सिरिंज इस्तेमाल हो रही है। एक बार बस ये कंप्लीट कर लो वीडियो। um, As you can see, once the bung is in, the hydrogen gas begins to push the plunger of the syringe outwards at a steady rate. With this 2 molar acid, you can see it takes about 17 seconds to produce. ठीक है, चलो। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। आई होप समझ आ गया हो कि हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म हो रही है। मैं उसे टाइम करता हूँ, ठीक है, कि कितनी देर में फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने नोट किया कि भाई 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर मेरे पास 14 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। ठीक है, फिर 2 मिनट के अंदर 25 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हुई। फिर क्या होगा, एक टाइम पे आके ना गैस फॉर्म होना बंद हो जाएगी, यानी कांस्टेंट 40 सेंटीमीटर क्यूब ही आ रहा होगा। तो क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो गया है। ठीक है, मतलब सिरिंज एक जगह अटक जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रिएक्शन स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो अब ना हमें हमारे पास एक चीज आती है, एग्जामिनर हमसे बोलता है कि मुझे इसका ग्राफ बना के दिखाओ। ठीक है, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा वॉल्यूम लेते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं। अब अगर मैं देखूं इसे, 0 मिनट में मेरे पास 0 है। ठीक है, फिर मेरे पास 1 मिनट में 14 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं गए यहाँ पे, ये 15 होगा, तो 1 मिनट के अंदर ये 14 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 2 मिनट के अंदर 25, तो 2 पे 25 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 पे कितना आ रहा है, 3 पे आ रहा है 33। ठीक है, 3 पे आया 31, यहाँ ले लो कहीं सेंटर में होगा। ठीक है, और 38 और 40, 4 पे 38, 4 पे 38, और 5 पे 40, और 6 पे भी 40। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे पास ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, मैं जरा इसको अच्छे से बना दूं। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है मेरे पास। तो अब हमें नोट क्या करना है, सबसे पहले मुझे बताओ इस ग्राफ को देखते हुए क्या समझ आ रहा है हमें। ठीक है, इस ग्राफ को देखते हुए क्या समझ आ रहा है, मैं जरा इसको और क्लियर करूं। हम्म, ये मेरे पास ग्राफ बन रहा है। इस ग्राफ को देखते हुए मुझे क्या समझ आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है मेरा, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे आके ग्राफ स्टॉप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आके मेरे पास ग्राफ स्टॉप हो गया है। ठीक है, ग्राफ कह रहा हूँ, मेरे पास रिएक्शन स्टॉप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एक और चीज समझनी है। हम ना बेसिकली इसका रिएक्शन लिखते हैं ग्रेडियंट से। ठीक है, अगर मुझे कोई बोले कि इस ग्राफ से मुझे बताओ कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि किस रेट पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। देखिए, अब हमारे पास 3 चीजें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कर्व बहुत ज्यादा स्टीप है, यहाँ पे कर्व ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कर्व ज्यादा है मेरे पास, और भाई यहाँ पे बिल्कुल ऐसे फ्लैट लाइन है। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले तो ये चीज आप मैथ्स में ही पढ़ोगे अभी आगे जाके। अगर हमें किसी कर्व लाइन का ग्रेडियंट लेना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे मुझे इस कर्व लाइन का ग्रेडियंट लेना है इस पॉइंट पे, तो मैं ना यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसे कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, और फिर इस टेंजेंट का कर्व लेता हूँ, ग्रेडियंट लेता हूँ मैं। ठीक है,
अभी आप छोड़ दो कि ग्रेडियंट कैसे ले रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आप लोग मैथ में पढ़ोगे बहुत ज्यादा ध्यान से। लेकिन आप देखो, मेरे पास जब कर्व ऐसे था, इस टाइप का था, ठीक है, जब मेरा कर्व इस टाइप का था, तो मेरे पास कर्व बहुत स्टीप था, ऐसे स्टीप था बहुत ज्यादा। तो मुझे क्या पता चला, जब मेरा कर्व बहुत ज्यादा स्टीप है, तो मेरा जो रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रिएक्शन कब है? जब मेरा कर्व बहुत ज्यादा स्टीप होगा, ठीक है। फिर जब मेरा आहिस्ता आहिस्ता कर्व थोड़ा कर इस तरीके का लेस स्टीप होना शुरू हुआ, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई रिएक्शन मेरा कम होना शुरू हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है रिएक्शन। और फिर क्या होगा, एक टाइम पे ये कर्व बिल्कुल सीधी फ्लैट लाइन बन जाएगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा रिएक्शन स्टॉप हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, वरना फिर हम अब कुछ फैक्टर्स पे बढ़ रहे हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। माइक्स ऑन करना, माइक्स ऑन कर लो। कुछ भी पूछना अभी तक जो पढ़ा उससे रिलेटेड, गो अहेड। अब्दुल्ला, हमें इस ग्राफ से ये भी पता चल रहा है ना कि एक्सेलरेशन हमारे पास कम होती जा रही है, एक्सेलरेशन हो रही है और वो कम होती जा रही है बाय टाइम, है अच्छा, ना? बाय द वे, एक्सेलरेशन हम कभी भी मेजर नहीं करते वॉल्यूम हाँ, ऑफ आई नो, स्पेस में। आई नो, लेकिन हाँ, लेकिन हमें फिजिक्स के अंदर होता है ना, हमें लेकिन उससे यही होता हमें उससे रेट पता चला, एग्जैक्टली तो हम फिजिक्स से बात कर रहे हो, लेकिन हाँ, हमें रेट पता चल, रेट होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या चीज है बताओ? वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, वैसे क्यों अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है कि कितनी वेलोसिटी कितनी देर में चेंज हो रही है, वो वेलोसिटी का रेट है। यहाँ पे हम वॉल्यूम का रेट ले रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली एक ही चीज है। हमें बेसिकली यही पता चल रहा है कि वो इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करें, फिजिक्स में हम यही चीज एक्सेलरेशन के हवाले से बात करते हैं। कुछ और चीज है। पूछनी है? नो। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन सबको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना, समझो एक रिएक्शन है मेरे पास, बहुत स्लो हो रहा है, मैं उसे तेज करना चाहता हूँ। मैं उस रिएक्शन को तेज करना चाहता हूँ। क्या करूं भाई? हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। या बेसिकली वो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं कि मेरा रिएक्शन कितना तेज हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, ठीक है। सपोज करो, सब, चलो छोड़ो। हमारे पास टोटल 5 रेट्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं जो क्या अफेक्ट करते हैं। एक है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। आज हम ये 3 देखेंगे, ठीक है, ये 3 देखेंगे। सबसे पहले ये सब करने से पहले मैं आपको पहले कोलिजन थ्योरी पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोलिजन थ्योरी क्या है बेसिकली? For a chemical reaction to occur, reactant particles must collide with each other। कुछ समझ नहीं आया क्या कहा? समझो भाई। सपोज करो मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, ये मेरे पास बीकर है। इसके अंदर मैंने डाला हुआ है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालता हूँ अपना Mg, मैग्नीशियम डालता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम डाला। अब मुझे बताओ, ये मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन कैसे होगा? कोई वजह है ना इसके से रिएक्शन होगा? होगा क्या कि HCl और मैग्नीशियम की ना आपस में कोलिजन होगी, आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये कोलाइड करेंगे। ये आपस में क्या होंगे? कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे टकराएंगे, थिंग टुक टुक टुक, ठीक है। क्या होगा? ये HCl था, ये Mg था, दोनों कोलाइड के, ओ या MgCl2 बन गया। HCl, हाइड्रोजन गैस अलग निकल गया, ठीक है। HCl का मॉलिक्यूल, MgCl2 का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल, MgCl2 का मॉलिक्यूल, दोनों ने मिक्स किया, या ये MgCl2 बन गया, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन है, Mg प्लस HCl मेरे पास बनाते हैं MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पाइनएप्पल। खैर एनीवेज, तो क्या हुआ, Mg का एक मॉलिक्यूल था, ये Mg का एक एटम था, ये HCl का एक मॉलिक्यूल था। दोनों मिले, ठीक है, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, और ये क्या बन गया? ये MgCl2 बन गया, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि भाई अगर इनका केमिकल रिएक्शन होना है तो इनका मिलना जरूरी है। उस मिलने को क्या कहते हैं? उस मिलने को कहते हैं कोलिजन। वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे बताओ, मुझे MgCl2 का रिएक्शन करना है, Mg का रिएक्शन करना है HCl से। मैं Mg को एक तरफ रखा हुआ हूँ, यानी एक बीकर में, और दूसरे बीकर में रखा हूँ HCl को। मैं कहता हूँ भाई ये दोनों का वो हो जाए, रिएक्शन हो जाए। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। मुझे उन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। जब वो मिक्स करूंगा तो ऑन एन माइक्रो लेवल, अगर मैं उससे देखूं, माइक्रोस्कोप से देखूं, तो मुझे पता चलेगा कि दोनों के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे ऐसे फिजिकली देखने में भी पता चल रहा है। लेकिन
अगर मैं बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करूं, एटम्स की बात करूं, तो मुझे पता चलेगा कि भाई वो दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, दे मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट। अगर उनका कोलिजन नहीं होगा तो ना रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है? अब एक और बात समझो, कोलिजन तो हो रही है, लेकिन इनफ एनर्जी के साथ कोलिजन हो कि वो कोलिजन सक्सेसफुल हो। ठीक है, मुझे बताओ, HCl का रिएक्शन हुआ MgCl2 से, तो जरूरी नहीं है सारी कोलिजन में MgCl2 फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, हो सकता है। अब मेरे पास अगर ये बीकर है, बीकर के अंदर HCl भी MgCl2 Mg भी है। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि मेरे पास HCl और HCl आपस में रिएक्ट कर जाए, मतलब HCl और HCl आपस में कोलाइड कर जाए। जब दो HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनमें कोई MgCl2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा? नहीं फॉर्म होगा भाई, वो वापस चले जाएंगे। तो और साथ में ये भी कि एक और HCl ने दूसरे Mg से मिला, लेकिन उसमें एनर्जी कम थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादा, मतलब इतनी एनर्जी नहीं थी कि MgCl2 फॉर्म हो सके। ठीक है, तो हमारे पास एक और बात होती है कि पार्टिकल्स मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, यानी इतनी एनर्जी हो कि वो बॉन्ड्स ब्रेक कर सकें। अब इसका ना मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको किससे। सपोज करो, आप लोगों ने क्या स्कूल में अभी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ लिया? किसी ने ऑर्गेनिक पढ़ी अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कूल में थोड़ी बहुत? चैट पे बताओ, किसी को भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया है? अल्कीन्स का पढ़ा है किसी ने अभी तक? ओके, हमारे पास ना क्या होता है, अल्कीन, एक अल्कीन होती है। ठीक है, उसमें होता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली अभी छोड़ दो कि अल्कीन क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, लीव एवरीथिंग। अभी आप ये समझो, बेसिकली अल्कीन के अंदर ना, अल्कीन का थोड़ा सा एक मॉलिक्यूल समझो। एड पेज। देखो, मेरे पास ना अल्कीन का कुछ मॉलिक्यूल इस टाइप का होता है, एक कार्बन एक और कार्बन से अटैच होता है, दोनों के बीच में ना एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई होती है, उसकी यहाँ भी हाइड्रोजन का गैस, हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा होता है, और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा होता है। अभी छोड़ दो ये सब क्या भला है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर ये कौन सा ट्रक बना दिया, लीव इट। बस ये समझो अभी कि दो कार्बन के बीच में ना एक बॉन्ड होता है। ठीक है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये जो लाइन है ना, ये डबल बॉन्ड की लाइन है। अब क्या होगा अगर मैं इसमें एडिशन करता हूँ? तो आपको एक और बात पता, मैंने शुरू में बताई थी कि हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में। मतलब H और H का एक बॉन्ड दोनों मिलके फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ अगर ये इसको इससे कोलाइड करेगा ना, तो जरूरी है कि वो इस जगह से कोलाइड करे, इस स्पेसिफिक एंगल पे कोलाइड करे, H और H के। जब वो यहाँ पे कोलाइड करे, इस बॉन्ड पे जब वो कोलाइड करे तो मेरे पास ना ये बॉन्ड टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो क्या होगा मेरे पास ऐसे कुछ, ये कंपाउंड इस टाइप का बन जाएगा। कार्बन, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, कुछ इस टाइप बन जाएगा, कार्बन का बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, और ये बन जाएगा अल्केन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बेसिकली जो ये वाला H और H था, ठीक है, ये इससे कोलाइड किया, और एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो गया, और जो बीच में डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया, और अब वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, समझ आ रही है? क्लियर है? तो क्या हुआ, मेरे पास जरूरी था कि मेरा जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, वो बिल्कुल स्पेसिफिक इस जगह पे ही एक्ट करे, और इनफ एनर्जी से करे कि बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। अगर मुझे बताओ यही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इधर आके अटैक करता, तो क्या डबल बॉन्ड टूटता? नहीं टूट पाता। ठीक है, अगर यही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इधर आके अटैक करता, तो वो अटक टकराता और फिर वापस चला जाता। ठीक है, दिस इज दिस इज एन अनसक्सेसफुल कोलिजन। मतलब कोलिजन तो हुई आपस में, क्या कुछ फॉर्म हुआ? कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ। हाइड्रोजन टकराया, क्यों वापस चला गया। ठीक है, टू मेक एन अल्कीन इनटू एन अल्केन, जरूरी है कि हाइड्रोजन स्पेसिफिक जगह पे, सपोज करो ये अल्केन है, ये मेरे पास अल्कीन है, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब दोनों को टकराना है, दोनों को टकराना है, उसके लिए टकराना जरूरी है कि वो ऐसे टकराए। ठीक है, ऐसे टकराए, लेकिन हुआ क्या, वो ऐसे टकरा रहे, ये ऐसे, लेकिन ऐसे, वो ऐसे टकरा रहे, टकराया और वापस चला गया, टकराया वापस चला गया। टू मेक अ सक्सेसफुल कोलिजन जरूरी है को ऐसे टकराए कि ये इस जगह घुसे और इसके साथ अटैच हो जाए। ठीक है, समझ आ रही है? आई नो थोड़ी सी absurd एग्जांपल्स हैं, लेकिन ट्राई टू बेयर विद मी। ठीक है, तो कोलिजन हमारे पास एक सक्सेसफुल कोलिजन है, एक अनसक्सेसफुल कोलिजन है। ठीक है, तो हमारे पास जरूरी है कि अगर सक्सेसफुल कोलिजन होनी है तो पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी हो कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे कोलाइड करें। ठीक है, और इनफ एनर्जी से कोलाइड करें कि बॉन्ड ब्रेक कर दें।
ठीक है, दिस इज अ सक्सेसफुल कोलिजन एंड अनसक्सेसफुल कोलिजन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन हो रही है। ठीक है, अगर सक्सेसफुल कोलिजन ही नहीं हो रही तो फायदा क्या होगा भाई? कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। रिएक्शन होने के लिए ही जरूर, रेट ऑफ रिएक्शन छोड़ो, रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि कोलिजन सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो क्या होगा, देर आर इन अ गिवन यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? आपकी नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स पे। ठीक है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी एक सेकंड या एक पर यूनिट टाइम में। अच्छा, बाय द वे, अब ना मैं आगे जाके एक बहुत वर्ड यूज करूंगा, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम को पहले समझो क्या चीज है। पर यूनिट टाइम इज बेसिकली, आप एक सेकंड लो, एक मिनट लो, एक मिनट लो, एक घंटा लो, एक दिन लो, एक साल लो, मर्जी आपकी, वो एक यूनिट का टाइम है। यानी 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर। ठीक है, डिपेंड्स। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास नंबर एक सेकंड में 50 कोलिजन हो रही हैं, ठीक है, और एक सेकंड में 5 कोलिजन हो रही हैं, तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका है? जिसमें एक सेकंड के अंदर 50 कोलिजन हो रही हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, कितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं। अच्छा, अब बैक टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। अब हमने समझ लिया कोलिजन्स क्या है और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कोलिजन्स क्या है। ठीक है, अच्छा, अब हम बढ़ेंगे टेम्परेचर की तरफ। पहला फैक्टर क्या देखा था हमने? पहला फैक्टर देखा था टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर क्या चीज है? बेसिकली हुआ क्या, मेरे पास ना, मैंने Mg और HCl का रिएक्शन किया, मेरे पास MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने, मेरे ख्याल से हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी चीज पढ़ी, और फिजिक्स में भी पढ़ी, और केमिस्ट्री में भी पढ़ी, हर वक्त ये चीज पढ़ ली हमने, बहुत बार पढ़ ली, कि जब मैं किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास? जब एक पार्टिकल के लिए मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मुझे बताओ? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो ज्यादा जल्दी मतलब वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने एटॉमिक लेवल पे जब आपको वो पढ़ाया था, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था, तो आपको याद होगा, जब हम वो करते थे, सॉलिड टू लिक्विड जाते थे, तो मैं उसे हीट देता था, वो हीट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, और वो इतना तेज वाइब्रेशन शुरू हो जाती थी कि वो बॉन्ड तोड़ के एस्केप कर जाता था। ठीक है, हमारे पास सिमिलरली सपोज करो ये एक सेटअप है, जिसके अंदर यहाँ HCl डली हुई है। ठीक है, ये HCl है। ठीक है, इस बीकर के अंदर ये पूरी HCl है, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सा डाल दिया, 0.5 ग्राम डाल दिया मैग्नीशियम। ठीक है, चेंज क्या है, ये सेटअप भी सेम है, ये सेटअप भी सेम है। चेंज क्या है, इसका टेम्परेचर 20 सेल्सियस का है, इसका टेम्परेचर 30 सेल्सियस का है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ज्यादा जल्दी कौन सा रिएक्शन होगा? ज्यादा जल्दी ये वाला होगा। इसकी ना, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझो। सपोज करो मेरा एक कमरा है, ठीक है, मैं इस कमरे में, तुम आठ, हमारी अभी क्लास में 8 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने 8 के 8 को इस कमरे में छोड़ दूं, ठीक है, और तुमसे बोलूं चलना शुरू कर दो, रैंडमली चलना शुरू कर दो, क्या होगा? हल्की आपस में तुम एक दूसरे टकराओगे, थोड़ा बहुत टकराओगे। ठीक है, माहीन अफसर से टकरा गई, अशरफ शहीर से टकरा गया, मुझसे टकरा गया। ठीक है, ऐसा ऐसा चलना शुरू हो गया रैंडमली, किसी मोशन, अब ऑब्वियसली मोशन में तो नहीं चल रहे ना पार्टिकल्स जो है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जरमीन सुमैया से टकरा गई। ठीक है, आपस में कोलिजन हो रही है। अब मैं तुमसे बोलूं, तुम लोग जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, लेकिन भागना शुरू कर दो, भागना शुरू कर दो। अब मुझे बताओ, टक्कर ज्यादा होगी, जरमीन उससे भी टकरा रही है, अपना सुमैया से, माहीन से भी टकरा रही है, फिर उठती है, फिर भागना शुरू करती है, माहीन से टकरा गई। अशरफ उठा, भागा, वो मुझसे टकराया, फिर जैसे ही उठा वो शहीर से टकरा गया। पहले चलते चलते कोलिजन तो हो रही थी, कम कोलिजन हो रही थी, लेकिन जब वो भागना शुरू हो गए रैंडमली, तो ज्यादा टकराएंगे आपस में। ठीक है, तो सिमिलरली ऑन एन एटॉमिक लेवल, ठीक है, और पार्टिकल लेवल, हमारे पास यही हो रहा है। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो क्या हुआ, मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। उस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स तेज चलना शुरू हो गए, फास्ट ट्रेवल करना शुरू हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि कोलिजन्स जो थी पर यूनिट टाइम बढ़ना शुरू हो गए। पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड के अंदर ज्यादा कोलिजन्स होना शुरू हो गई। पहले वही एग्जांपल है बच्चों वाली, कि हम सारे कमरे में चल रहे थे, एक सेकंड में, 1 सेकंड में 4 बार टकरा रहे थे। ठीक है, 4 बार एक दूसरे टकरा रहे थे। अब क्या हुआ, आ, अब वही चीज हम भागना शुरू हो गए, अब 1 सेकंड में हम लोग 8 बार टकरा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन्स यानी टकराने का रेट बढ़ गया। ठीक है, पर यूनिट टाइम बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो। अब हमसे ना एग्जामिनर पूछेगा कि भाई बताओ,
कि व्हाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, आपको इसका और ये यूजुअली 3 मार्क का आता है। ठीक है, 3 मार्क का आता है, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क का आता है। इजीएस्ट 3 मार्क ऑफ माई एंटायर लाइफ ऑनेस्टली। ठीक है, आपने क्या बताना है, आपने सबसे पहले बताना है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स तेज चलना शुरू हो जाएंगे, पार्टिकल्स मूव फास्टर। जब ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, देर आर मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स का आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क इसका मिलेगा। दूसरा मार्क मिलेगा आपको इसका, पार्टिकल्स मूव फास्टर। ठीक है, इसका दूसरा मार्क मिलेगा। और फाइनली देर आर मोर सक्सेसफुल कोलिजन। अच्छा, आपको 2 वर्ड यूज कर सकते हो, सक्सेसफुल कोलिजन्स या एक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज करो, मार्किंग स्कीम में आपको दोनों वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपने सिर्फ कोलिजन्स नहीं लिखना, ये नहीं लिखना देर आर मोर कोलिजन्स, आपने लिखना है देर आर मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। सक्सेसफुल का वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, सक्सेसफुल यूज करो या एक्टिव यूज करो, मर्जी है। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर है कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन आप सबको पता है क्या चीज होती है, दोबारा बता देता हूँ। सपोज करो मेरे पास ये पानी है। ठीक है, पानी है, मैं इस पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डालता हूँ। ठीक है, अभी उसकी कंसेंट्रेशन कम है। अब मैंने इसी पानी के अंदर 3 चमचे चीनी डाल दी, तो मुझे बताओ क्या हुआ, मेरी चीनी की कंसेंट्रेशन इस पानी में ज्यादा हो गई। ठीक है, अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम रहा। ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज थी वो बढ़ गई। ठीक है, जो दूसरा सब्सटेंस था वो बढ़ गया। ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दी। इसकी एग्जाम्पल लो, मैंने ना यही वाला रिएक्शन जो पहले करवाया था टेम्परेचर में, Mg+HCl का रिएक्शन कराया। ठीक है, उसके अंदर ये मेरे पास Mg था। ठीक है, ये मेरे पास Mg है। और ये जो रेड वाले हैं, रेड वाले मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, रेड वाले क्या है, मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर मैंने 25 सेंटीमीटर क्यूब क्या डाली, क्या डाला, वो डाल दिया, HCl डाल दिया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब HCl डाल दिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर HCl कम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ भी, अच्छा यहाँ पे HCl मैंने पढ़ाना था, 35 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने क्या किया, मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर में HCl ज्यादा डाल दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब बैक टू द बच्चों वाली एग्जाम्पल। सपोज करो अभी मेरा एक कमरा है। ठीक है, मेरे कमरे में हम 8 भाग रहे हैं, 8 बच्चे भाग रहे हैं। ठीक है, 8 बच्चे चल रहे हैं, कोलिजन्स तो हो रही हैं अभी भी। अब मैंने क्या किया, मैं बाहर गया, मैं 15 बच्चे पकड़ के और डाल दिए इस कमरे में। ठीक है, मुझे बताओ कि कोलिजन्स बढ़ जाएंगी ना। पहले थोड़ी कम कोलिजन्स हो रही थी, अब बच्चे ज्यादा हो गए तो क्या हुआ, आपस में टकराना भी ज्यादा हो गया। ठीक है, सिमिलरली क्या हुआ हमारे पास, यहाँ भी यही हुआ कि जब मैंने कंसेंट्रेशन बढ़ा दी तो मेरे पास ना मोर एसिड इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो मेरे पास ज्यादा क्या हुआ, पार्टिकल्स जो थे वो क्राउडेड हो गए, वो ज्यादा क्राउडेड हो गए। तो क्या हुआ, अगर वो ज्यादा क्राउडेड हो गए तो टकराएंगे भी ज्यादा वो। ठीक है, तो कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है व्हाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन द, अच्छा ने क्वेश्चन कॉपी किया था ये, कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, तो आपने क्या लिखना है, आपने बताना है देयर आर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब लिक्विड की बात हो रही तो हम वॉल्यूम बताएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स आर मोर क्राउडेड। अब आप बोलोगे क्राउडेड का वर्ड मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्राउडेड का वर्ड ही यूज करना है। पार्टिकल्स आर मोर क्राउडेड, दस देर आर मोर नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। देखो पूरा जो आंसर का स्ट्रक्चर सेम ही है, टेम्परेचर का भी स्ट्रक्चर सेम है, इसका भी आखिरी सेंटेंस देखो सभी का सेम है, देर आर मोर नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। ये वाला ना आपको याद हो जाना चाहिए कि जब आप भी क्वेश्चन लिखो, अगर आप कुछ भी नहीं लिखता और ये लिख देते ना, तो आपको शायद एग्जामिनर 1 मार्क दे दे, नहीं देगा, पहले ही बता रहा हूँ, आपको कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। लेकिन हाँ, समझ लो हमें इसका 1 मार्क मिल रहा है फ्री का। अब आपको कंसेंट्रेशन समझ आ गई। आखिरी फैक्टर क्या है, आखिरी फैक्टर हमारा है टेम्परेचर, ओ सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या है भाई, मेरे पास दो चीजें हैं। मेरे पास अगर मैं MgCl का ही रिएक्शन कर रहा हूँ, मैं एक लेता हूँ MgCl ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हुआ,